हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की सामान्य विज्ञान के इतिहास विषय से कार्यपत्रक 7 करने वाले हैं, जो कि आपकी 11 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पार्ट 2 कर रहे थे, जिसका नाम था व्यापार से साम्राज्य तक, और उसका टॉपिक हम करने वाले हैं कंपनी का फैलता शासन। ठीक है, कंपनी जो है वो अपना शासन जो है भारत में फैला रही थी, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, आरंभिक काल में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो कि आपकी 1764 में हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई जब हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के जो राजनीतिक व्यवसायिक प्रतिनिधि थे, जिन्हें रेजिडेंस कहा जाता था, वो तैनात कंपनी ने कर दिए। उनका काम क्या होता था, कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इनका काम होता था। रेजिडेंस के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। ठीक है, कि अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम भी देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद सीधी लड़ाई देखो। आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देने दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि मैसूर का टीपू सुल्तान है, हैदर अली 1761 से 1782, और उसके विख्यात पुत्र जो हैं वो टीपू सुल्तान है। यानी टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली के पुत्र हैं। ठीक है, ये शक्तिशाली शासक हैं, जिनके नेतृत्व में जो मैसूर है काफ़ी ताकतवर हो गया था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी क्या करती थी, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर उसने रोक लगा दी। तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। अब सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो है वो आग बबूला हो गए। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार, ठीक है, 4 बार लड़ाई हुई थी मैसूर के साथ अंग्रेजों की। ठीक है, ये सन हुए लिखे हुए हैं जब जब उनकी लड़ाई हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की जंग हुई थी 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान जो है फिर मारे गए, और मैसूर का राजकाज फिर दोबारा पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। तो इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि फिर थोप दी गई। उसके बाद देखो मराठों की लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकतों को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना भी चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार और पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, पुणे में रहता था, और महाद्विजी सिंधिया, नाना फडणवीस जो थे, ये 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा जो था वो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, जो 1803 से 1805 तक चला था। कई मोर्चों पर यह भी लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब इसका मतलब 1817 से 1819 में तीसरा हुआ था अंग्रेज मराठा युद्ध, जिसमें मराठों की ताकतों को पूरी तरह से कुचल दिया गया था, और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था।
तो इस तरीके से जो कंपनी है वो भारत पे अपने अधिकार जो है वो स्थापित करती जा रही थी और पूरी वो फैलती जा रही थी, साम्राज्य जो है उसको अपना फैलाती जा रही थी। अब यहाँ देखो नीचे ना 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। दूसरा आपसे पूछा गया है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तीसरा पूछा गया है कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। और चौथा आपसे पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। ठीक है, तो उसके उत्तर में आप लिखेंगे, कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी थी। जो रियासत इस संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना की रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। अब देखो प्रश्न नंबर 2। देखो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, यानी उत्तर नंबर 2 में आप लिखेंगे कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से इन कारणों से आग बबूला थे। कौन कौन से कारण थे। पहला था कि सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक दिया था। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इस लड़ाई के परिणाम में मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार भी जंग हुई। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो टीपू सुल्तान से आग बबूला हो गए थे। अब देखो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे और वह संघ किस प्रकार से शासित था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। यह सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल कॉन्फ्रेंसी के सदस्य थे और पेशवा इस राज्य के मंडल का सैनिक था और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में ये रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो किस प्रकार से किया था, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। दूसरे युद्ध के बाद से उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली के सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और तीसरे युद्ध के अंत में तो मराठा की ताकत को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कुचल दिया और पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठौर में पेंशन पर भेज दिया और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्कशीट में 4 प्रश्न आए थे, चारों के उत्तर मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।